जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए रेलवे परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट को। तो आप जानते हैं कि ये रेलवे एग्जाम चल रहा है और आने वाले सेटों में नोटिफिकेशन भी आउट हो गया। तो अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यह प्रश्न पूछा भी गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तंबाकू बोर्ड कोच्चि में जो है, या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या जो है या मैच नहीं करता है तंबाकू बोर्ड कोच्चि। तंबाकू बोर्ड जो है का मुख्यालय जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ना कि कोच्चि में स्थित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो काफी बोर्ड जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबड़ बोर्ड भी जो है कोट्टयम केरल में है। चाय बोर्ड की बात करें तो चाय बोर्ड जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और तंबाकू बोर्ड जो कि गलत सुमेलित था, या गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान रखिए गए सभी पॉइंट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टिहरी बांध परियोजना जो कि गंगा नदी पर है, यह सही सुमेलित नहीं है। टिहरी बांध वास्तव में भगीरथी नदी पर बना है, गंगा नदी पर नहीं। भगीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर आगे चलकर गंगा नदी बनाती, इसलिए इसे गंगा पर कहा जाना तकनीक रूप से गलत है। बाकी विकल्पों की बात करें तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है जो कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है, पंजाब में। और टिहरी बांध परियोजना भगीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एचडीआई, जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किन किन क्षेत्रों का विकास का मापक है। आपसे पूछा कि एसडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन किन क्षेत्रों में विकास का मापक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। एसडीआई यानी कि मानव विकास को तीन मुख्य आयामों से मापता है। स्वास्थ्य यानी कि जन्म के समय औसत आयु, शिक्षा औसत स्कूली शिक्षा वर्ष प्लस अपेक्षित स्कूली शिक्षा वर्ष, और आमदनी यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। एसडीआई जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। एसडीआई की शुरुआत ह्यूमन डेवलपमेंट की जो शुरुआत हुई थी वह 1990 से। रिपोर्ट का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। एसडीआई का दायरा 0 से 1 है, जितना अधिक उतना बेहतर मानव विकास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मकड़ियां किस प्रजाति या संघ के अंतर्गत आती हैं। आपसे पूछा कि मकड़ियां किस प्रजाति या संघ के अंतर्गत आती हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा इस प्रश्न का राइट आंसर है। मकड़ियां आर्थ्रोपोडा संघ की सदस्य होती हैं। इसका वर्ग अरेक्निडा होता है। शरीर खंडित जोरदार पैर और काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है। मकड़ियों में 8 पैर होते हैं और एंटीना नहीं होते। अन्य उदाहरण की बात करें, बिच्छू, टिक, माइट आदि भी अरेक्निडा वर्ग में आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और प्रारंभ में उसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश जिसका कार पीरियड था 1211 से 1236 ईस्वी ने शासन संभालने के बाद दिल्ली को स्थायी राजधानी बनाया और प्रशासनिक व्यवस्था को संगठित किया। इसी कारण इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और दिल्ली की पहली महिला शासक बनी। यह भी एग्जाम में पूछ लेता है कि दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछे कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क कंटिनेंट कहा जाता था क्योंकि यूरोपीय खोजकर्ताओं के लिए यह लंबे समय तक अज्ञात और रहस्यमयी भूमि थी। यहाँ का भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान यूरोप के लोगों को बहुत कम था। यह नाम 19वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खोजकर्ता हेनरी मॉर्टन स्टैनली द्वारा लोकप्रिय हुआ।
बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसे आइसलैंड ऑफ कंटिनेंट या लैंड ऑफ कंगारूज कहा जाता है, यूरोप इसे ओल्ड कंटिनेंट कहा जाता है और एशिया इसे लार्जेस्ट कंटिनेंट या लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ओलंपिक शुभंकर की प्रथा किस ओलंपिक खेल में शुरू हुई। आपसे पूछा कि ओलंपिक शुभंकर यानी कि ओलंपिक मस्टर्ड की प्रथा किस ओलंपिक खेल से शुरू हुई, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए म्यूनिक 1972, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक शुभंकर की परंपरा की शुरुआत 1972 के म्यूनिक ओलंपिक जर्मनी से हुई थी। उस समय का पहला आधिकारिक शुभंकर था वाल्डी, जो एक डांस हाउंड नस्ल का कुत्ता था। यह शुभंकर धैर्य, सहन शक्ति और मृतता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद हर ओलंपिक खेलों में किसी न किसी रूप से शुभंकर को अपनाने की परंपरा बनी हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है एपी कल्चर, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एपी कल्चर का अर्थ है मधुमक्खियों का पालन पोषण एवं शहद उत्पादन की प्रक्रिया। इसमें छत्तों का रखरखाव, मधुमक्खियों की देखभाल, शहद एवं मोम का उत्पादन शामिल होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एग्रीकल्चर इसका अर्थ है कृषि या खेती। हॉर्टिकल्चर इसका अर्थ है फल फूल और सब्जियों की खेती। एग्रीकल्चर इसका अर्थ है पक्षियों का पालन पोषण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगोला की जलधारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बेंगुला की जलधारा। बेंगुला जलधारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की एक ठंडी समुद्री धारा है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के तट के साथ उत्तर दिशा में बहती है। यह अटलांटिका से आने वाली शीत धारा का भाग है और यहाँ का जलवायु शुष्क एवं मरुस्थलीय बनाती है, उदाहरण के तौर पर नामीब मरुस्थल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है। आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सम्मान किस देश ने प्रदान किया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुवैत, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय सहयोग में योगदान के लिए दिया गया। यह सम्मान कुवैत के ऐतिहासिक शासक शेख मुबारक अल सबा के नाम पर रखा गया, जिन्हें कुवैत का संस्थापक भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 120, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 120 के अनुसार संसद की कार्यवाही में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी होगी, किंतु कोई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। यह प्रावधान संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है, जो संघ सरकार से संबंधित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 121 या न्यायपालिका की चर्चा पर संसद में प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 119 या संसद के कार्य निष्पादन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। आपसे पूछा है कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो को भारतीय निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। 1909 ईस्वी में पारित भारतीय परिषद अधिनियम, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, उन्हें भारत की पहली बार निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार हुआ। विभिन्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत हुई, विशेषकर मुसलमानों के लिए। इससे भारत में प्रतिनिधि शासन की नींव पड़ी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से
किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय से है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोदय योजना की शुरुआत 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने की थी। यह योजना महात्मा गांधी के सर्वोदय सिद्धांत पर आधारित थी, जिसका अर्थ है सभी का उदय या सबका कल्याण। इसका उद्देश्य था ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, समाज में समानता और नैतिकता की स्थापना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 73। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा का वर्णन किया गया। इसके अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति उन विषयों तक विस्तृत होगी जिन पर संसद कानून बना सकती है। यह शक्ति भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के माध्यम से प्रयोग की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो जहां संसद का अधिकार है वहां केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति लागू होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य था अछूतों, दलितों और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करना, समाज में फैली जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और ब्राह्मणवादी उच्च नीच को समाप्त करना, सभी वर्गों के लिए शिक्षा और समानता को बढ़ावा देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा था कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन ए पीबी नरसिम्हा राव। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1992 से 1997 तक। इस योजना के समय भारत के प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे और वही योजना आयोग के अध्यक्ष थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक उदारीकरण, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, रोजगार वृद्धि और मानव संसाधन विकास। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे और उन्होंने नई आर्थिक नीतियों को लागू की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? आपसे पूछा है कि महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महायान बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाओं में से एक है, हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय की उत्पत्ति लगभग 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह संप्रदाय बुद्ध को ईश्वर यानी कि देव रूप में मानता है और बौद्धिस्ट तो मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। महायान का अर्थ है महान वाहन, अर्थात ऐसे मार्गों जो सभी जीवों को मोक्ष की ओर ले जाए। इसका विकास मुख्यतः उत्तर भारत, चीन, कोरिया, जापान और नेपाल में हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा है कि भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय की स्थापना की। वह मूल रूप से चिश्त अफगानिस्तान से आए थे और भारत में अजमेर राजस्थान में बस गए। उनका मकबरा अजमेर शरीफ दरगाह आज भी सूफी परंपरा और धार्मिक सहिष्णुता का प्रमुख प्रतीक है। उनका उपदेश था प्यार, सेवा और मानवता की सच्चा धर्म है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? आपसे पूछा कि आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 16 दिन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की अवधि सामान्यतः लगभग 16 दिनों की होती है। ये खेल हर 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं और इनमें विश्व भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कार्यक्रम का शेड्यूल इस तरह बनाया जाता है कि उद्घाटन से लेकर समापन तक कुल अवधि लगभग 2 सप्ताह से थोड़ी अधिक होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है न्यायपालिका का या अधिकार की व किसी कानून या कार्यपालिका के निर्णय को संविधान के अनुरूप होने के लिए परखे। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह सिद्धांत सबसे पहले 1803 में अमेरिका के प्रसिद्ध मुकदमे में स्थापित हुआ था। भारत ने यह व्यवस्था अमेरिका संविधान से अपनाई जिससे न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया। तो ये रहे आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने अभी इस एग्जाम की तैयारी नहीं की है तो शुरू कर दीजिए, आने वाले दिनों में आपके एग्जाम हो सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो अभी यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कुछ जानना है या कोई सुझाव हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।